नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। जिस दिन किसी भी इंसान के मेहनत का नतीजा आना हो, इम्तिहान का रिजल्ट आना हो, किस्मत का फैसला आना हो, उस दिन तो वो सबसे ज्यादा परेशान होगा। नतीजा जानने के लिए उतावला होगा। 10 महीने पहले जिस 16 मई को नरेंद्र मोदी की किस्मत का फैसला होना था, उस रोज उनका क्या हाल था? क्या वो बेचैन थे, उतावले थे, या फिर कुछ ऐसा कर रहे थे जो हमारी और आपकी कल्पना से परे हो? सोलह मई 2014 सारी दुनिया की निगाहें लगी थीं भारत पर। उस दिन 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने थे। 16 मई की सुबह तक तमाम राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें थमी हुई थी। 16 मई को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत और किस्मत का फैसला होने वाला था। है कि मां से मोदी, मां से 16 मई की सुबह मतगणना शुरू हुई। टीवी चैनलों में जीत के रुझान आने लगे। देश में हर कोई जानना चाहता था कि कहां से कौन प्रत्याशी जीत रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे और उनकी देश में। मतगणना के कुछ ही घंटों के बाद बीजेपी दफ्तर में जश्न शुरू हो गया। पटाखे बजने लगे। 16 मई को नरेंद्र मोदी की किस्मत का फैसला होना था। लोग सोच रहे थे कि मोदी टीवी पर निगाहें गड़ाए बैठे होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी तो इन सभी बातों से कहीं दूर अपने कमरे में पूजा के बाद योग और ध्यान में मग्न थे। सुबह से टीवी तक नहीं खोला था। यह खुलासा किया है ब्रिटिश लेखक लांस प्राइस ने। प्राइस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव अभियान पर किताब लिखी है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के पूर्व मीडिया सलाहकार लांस प्राइस की किताब मोदी इफेक्ट, नरेंद्र मोदीज कैंपेन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया में नरेंद्र मोदी पर बड़े ही दिलचस्प खुलासे किए गए। 16 मई 2014 को लोकसभा चुनाव की मतगणना के दिन के बारे में मोदी के हवाले से किताब में लिखा गया है। सुबह जब मतगणना चल रही थी, मैं अपने कमरे में एकदम अकेला था और टीवी ऑन नहीं था। चुनावों की थकान के बाद मैं अपने आध्यात्मिक कामकाज को पूरा कर रहा था और ध्यान का आनंद ले रहा था। नरेंद्र मोदी कोई आम उम्मीदवार तो थे नहीं, तो चूंकि प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे तो अपनी सीट पर वो जीत जाएंगे और अच्छी खासी जीत जाएंगे, उनको शायद ही संदेह रहा होगा। इसलिए उनको क्या बेचैनी थी कि वो सुबह उठते ही और उम्मीदवारों की तरह ये जानने की कोशिश करें। मुझे लगता है वो ठीक कह रहे होंगे कि उनको इसमें जरा जिज्ञासा नहीं थी और उन्होंने 12 बजे तक जो है वो कोई फ़ोन भी नहीं अटेंड किया और इसमें उन्होंने जिज्ञासा भी नहीं दिखाई। उस दिन बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली थी। पार्टी का हर नेता बेचैन था मोदी को यह खबर सुनाने के लिए, लेकिन मोदी तो सबसे दूर थे। दोपहर के 12 बजे राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। मोदी ने फोन उठाया। राजनाथ सिंह ने उन्हें बधाई दी। किताब के लेखक को मोदी ने यह वाकया सुनाते हुए कहा, उस दिन हमारी पहली बातचीत राजनाथ सिंह से हुई। दोपहर बाद मैंने पहला कॉल उन्हीं का रिसीव किया। राजनाथ सिंह की राय थी कि ऐसा तो होना ही था। हमें पहले से पता था कि हमें बड़ा बहुमत मिल रहा है। जी हाँ, चुनाव के नतीजों वाले दिन मोदी घर से शाम को निकले, वडोदरा की सभा में पहुंचे, अपने दिन भर की दिनचर्या का हिसाब किताब दिया। देश भर के टीवी मीडिया के लोग आज सुबह से चाहते थे कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मेरा मन करता था अगर बोलूंगा तो बड़ौदा जाकर के मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 16 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद किताब के लेखक प्राइस मोदी से पहली बार मिलने प्रधानमंत्री निवास 7RCR रोड पहुंचे।
वहाँ एक ज्योतिषी से मुलाकात का बड़ा दिलचस्प वाकया बताते हैं प्राइस। 7 रेसकोर्स रोड के वेटिंग रूम में मैं, सुषमा स्वराज और दूसरे नेताओं से बात कर रहा था। तभी वहाँ एक लंबे कद के, माथे पर तिलक लगाए एक धर्मगुरु पहुँचे। उन्होंने कुछ लोगों के भविष्य के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, मोदी जी महान नेता बनेंगे, मोदी जी 2032 तक सत्ता में रहेंगे। हो सकता है कि इस दौरान थोड़ा सा वक्त उन्हें विपक्ष में बैठकर बिताना पड़े। हर बार उन्हें पूर्ण बहुमत मिलेगा, बस एक बार उन्हें गठबंधन की सरकार बनानी पड़ सकती है। नरेंद्र मोदी की पूरी जिंदगी तमाम दस्तावेजों का धारावाहिक है। लोकसभा चुनाव प्रचार, उसमें नरेंद्र मोदी की लहर और सबसे बढ़कर मोदी का कमिटमेंट और उनकी मेहनत, इन सभी को ब्रिटिश लेखक प्राइस ने एक अलग नजरिए से देखा है। रीमा पराशर के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली, आज तक। 2014 के लोकसभा चुनावों के केंद्र में सिर्फ नरेंद्र मोदी थे। एक तरफ करोड़ों दीवाने मोदी के नाम की पताका फहरा रहे थे, दूसरी तरफ उनके खिलाफ विरोध की भट्टी भी दहकी हुई थी। चुनाव 2 हिस्सों में बंटा था, नरेंद्र मोदी चाहिए या फिर नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए। ब्रिटिश लेखक प्राइस ने चुनावों के दौरान मोदी लहर का जो हाल देखा, उससे वो खुद चमत्कृत रह गए। लोकसभा चुनावों के प्रचार में जितनी मेहनत नरेंद्र मोदी ने की, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कश्मीर से कन्याकुमारी तक नाप लिया था। मोदी की तकनीकी ताकत ने उनकी मेहनत के नतीजों को कई गुना कर दिया था। किताब में प्राइस इस बात की चर्चा करते हुए लिखते हैं, मोदी के पास पार्टी के मैनेजमेंट का बरसों पुराना अनुभव था। दाहिने हाथ की तरह अमित शाह थे और तकनीक से लैस युवाओं की पूरी फौज थी, जिसके सहारे नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान 3 लाख किलोमीटर तक की यात्रा की। 5,857 सभाओं में गए। तमाम सभाओं में मोदी 3D तकनीक के सहारे गए। 3D तकनीक के जरिए मोदी एक ही समय में 100 अलग अलग जगहों पर भाषण करते नजर आ रहे थे। नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, प्राइवेट प्लेन में गए, कार में घूमे। इसके चलते उनकी आलोचना भी हुई। मोदी तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर उन्हें जरूरी लगता तो वो साइकिल भी किराए पर ले आते। इस बारे में बहुत कुछ लिखा गया कि हम कॉर्पोरेट के निजी विमान इस्तेमाल कर रहे हैं। कृपया ध्यान रखिए कि अगर जरूरी हुआ तो मैं चुनाव प्रचार के लिए साइकिलें भी किराए पर लूंगा। हमने जो भी इस्तेमाल किया उस पर आए खर्चे की पाई हमारी पार्टी ने चुकाई है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी की भाषण कला का हर कोई मुरीद बन गया। यहाँ तक कि 16 मई के चुनाव के नतीजे आए तो ब्रिटेन के किताब के लेखक लांस प्राइस अपनी किताब में लिखते हैं, ब्लेयर, थैचर, क्लिंटन जानते थे कि अपने प्रशंसकों को कैसे अपना मुरीद बनाना है। बराक ओबामा भी इसके लिए अगली पीढ़ियों तक जाने जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी इन सब से अलग हैं। मोदी को लेकर जनता में जो उत्साह है, जो चाहत है, अगर राजनीति में उसे कामयाबी का पैमाना माने तो मोदी की बराबरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया का भी लोकसभा चुनाव में जमकर इस्तेमाल किया। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय हैं। रोज सुबह 5 बजे जागता हूँ और तत्काल ऑनलाइन आए संदेश देखता हूँ। सोने से पहले अपने ईमेल और प्रासंगिक खबरें देखता हूँ। व्हाट्सएप संदेशों के लेन देन का एक प्रमुख प्लेटफॉर्म बनेगा। किताब के लेखक लांस प्राइस ने नरेंद्र मोदी से कई बार मुलाकात की, बात की। मोदी ने तमाम पहलुओं पर जवाब दिए। 2002 के गुजरात दंगों का भी जिक्र आया। मोदी ने नपातुला उत्तर दिया। गोधरा के बारे में काफी कह चुका हूँ और आप रिपोर्ट और उच्चतम न्यायालय के फैसले को खुद पढ़ सकते हैं। हैशेट प्रकाशन की यह किताब नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार के बहाने उनकी जिंदगी के तमाम पहलुओं से पर्दा हटाती है। लेखक ने मोदी पर किताब लिखने के लिए मोदी के अलावा प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, सुषमा स्वराज समेत मोदी से जुड़े तमाम दूसरे लोगों से भी बातचीत की। मनोज शर्मा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली, आज तक।
अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 10 महीने पहले मोदी उन्हें बिल्कुल भाव नहीं देते थे। मोदी की नजरों में केजरीवाल एक शहर तक सीमित नेता थे, जिन्हें कांग्रेस के इशारे पर एक तबका कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रहा था। मोदी ने न तो तब केजरीवाल का नाम लिया था, न ही अब केजरीवाल का नाम लेते। वक्त बदलता है तो नजरिया भी बदलता है। आज अरविंद केजरीवाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भी नजरिया हो, लेकिन लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने केजरीवाल के नाम पर हमेशा चुप्पी बरती। लांस प्राइस ने केजरीवाल के मुद्दे पर मोदी की चुप्पी के बारे में भी लिखा है। मेरी चुप्पी ही मेरी ताकत है। आपको समझना चाहिए कि बड़े आयाम पर केजरीवाल एक शहर के नेता से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्हें स्थापित विपक्षी नेताओं की तुलना में जरूरत से ज्यादा कवरेज मिल रही है, तो फिर उनकी अनदेखी करने में भी समय क्यों बर्बाद किया जाए। हर पार्टी के नेता को ये हक है कि वो पॉलिटिकली किस तरीके से अपने ओपोनेंट को काउंटर करना चाहते हैं। इसमें मेरे ख्याल से हर चीज़ को इसमें सेंसेशनलाइज हम नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री बनने से पहले अरविंद केजरीवाल का जिक्र मोदी ने चुनाव प्रचार में सिर्फ एक बार किया था, वो भी बिना उनका नाम लिए। एक दूसरे हैं, वो तीसरे हैं AK-49, वो है AK-49। ये AK-49 ने अभी एक पार्टी को जन्म दिया और उनकी पार्टी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने जो नक्शा रखा है उसमें कश्मीर उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया है। मई में नरेंद्र मोदी शानदार जीत दर्ज कर प्रधानमंत्री बन गए। इस बीच अरविंद केजरीवाल का भी वक्त बदला और दिल्ली में बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती बनकर खड़े हो गए। एक बार फिर प्रधानमंत्री को उन पर बोलना पड़ा। जिसकी जिसमें मास्टरी हो वो ही काम उनको देना चाहिए। जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। लांस प्राइस के किताब लिखने के दौर में प्रधानमंत्री मोदी अरविंद केजरीवाल को अनदेखी लायक भी नहीं मानते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है और शायद अब प्रधानमंत्री का नजरिया भी बदला। रीमा पराशर के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी छाए रहे। वो जहां भी जाते उन्हें देखने, उनकी एक झलक पाने, उन्हें सुनने के लिए हुजूम उमड़ पड़ता था। दूसरे नेताओं के लिए तो भीड़ का टोटा हो गया था। मोदी के पास हुनर था कि वो खुद के प्रति जनता की दिलचस्पी बनाए रखें। यही वजह है कि वो मीडिया कवरेज केंद्र में तो रहे, लेकिन एक निश्चित दूरी बनाकर। ये वो दौर था जब देश भर का मीडिया मोदी के पीछे था, लेकिन उन्होंने किसी से बात नहीं की। जो बोले वो रैली में मंच से। लांस प्राइस की किताब में मोदी ने अपनी रणनीति के बारे में जिक्र किया है। मैंने तय किया कि मीडिया से बात नहीं करूंगा। ये मैंने सोच समझकर किया ताकि खालीपन बना रहे और उसके चलते मैं ध्यान खींच सकूं। इसीलिए लोकसभा चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद ही मोदी ने पहले हिंदी चैनलों फिर अंग्रेजी चैनलों को इंटरव्यू दिए। मीडिया से दूर रहने के पीछे मोदी का मकसद था जिज्ञासा बनाए रखना। लेखक से बातचीत में मोदी ने आगे कहा है, मीडिया से दूर रहकर मैंने अपने संदेशों को अपने मुताबिक तैयार किया। जरूरत के मुताबिक टुकड़ों में अपनी बात रखी। इससे लोगों में जिज्ञासा बनी रही कि अब मैं आगे क्या कहूंगा। नरेंद्र मोदी के प्रचार तंत्र की रणनीतियां इस किताब ने उजागर कर दी हैं। ये वही रणनीतियां हैं जिनसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।